अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक आज हमारा टॉपिक है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो मैंने पढ़ाया था मैंने वादा किया था ना कि इनमें 2 और लेक्चर मैं करूँगा। अभी दूसरा लेक्चर है। उस लेक्चर से तो आप लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं सीख लिया था, मुझे पता है। रिज़ल्ट तो आप नहीं कंक्लूड कर सकते हैं वहाँ से, तो आज तुम रिज़ल्ट भी कंक्लूड कर सकते हैं। आज का लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है कि आज तुम रिज़ल्ट निकाल सकोगे। आज तुमने पढ़ना है, ज़रूर तुमने पढ़ना है, ठीक है। और जब तुम पढ़ोगे ना, आप लोग सॉरी, जब आप पढ़ोगे तब जाके आप रिज़ल्ट निकाल सकोगे। किसी कंपाउंड के लिए ऑफ कर सकते हैं कि ये ऐसा ही कंपाउंड है, इसका ये जो पीक हमें मिल रहा है आप फिर कर सकते हैं। ओके जी, तो चलो हाँ, एक बात है, अच्छी तरह से वीडियो को देखना है और बीच में छोड़ना नहीं है, ठीक है। तब जाके लास्ट में तुम्हें कंक्लूजन मिलने वाला है। और चैनल को सब्सक्रिप्शन करना नहीं भूलना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और फ्रेंड्स से सब्सक्राइब करना है। ओके जी, ओके। लेट्स स्टार्ट। जब अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन का मैंने बार कहा है, कितना होता है 200 से लेकर 800 नैनोमीटर तक का ये रीजन जो होता है अल्ट्रावायलेट विजिबल होता है। इसमें 200 से लेकर 400 तक का ये रीजन और 400 से लेकर 800 तक का ये रीजन जो होता है ये तुम्हारा है यूवी रीजन, और ये रीजन होता है विजिबल रीजन। पिछली क्लास में मैंने ये गलत थोड़ा सा बनाया था, फिर मैंने ठीक करवाया था, लेकिन ऐसा है, ठीक है। अब ये जो रीजन है इसका तो अगर आपको अंदाज़ा हो रहा है, जब इतना वेवलेंथ है तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। वेवलेंथ इतना ज़्यादा नहीं है तो इसका एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कौन सा था आप लोगों को पता था? डायरेक्ट रिलेशन। फिर एनर्जी और वेव नंबर का रिलेशन भी डायरेक्ट है। फिर एनर्जी और वेव लैम्डा का रिलेशन इनवर्स है, तो इसका लैम्डा इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी या इसका वेव नंबर या इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब क्या होने वाला है, जब इसका वेवलेंथ छोटा है, जब इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जब इसका वेव नंबर ज़्यादा है, तो ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर वो वाइब्रेशन नहीं लाएगा। वो जो आपने आयर का तो बहुत कम फ्रीक्वेंसी वाला रीजन था, अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट कर देगा। आपको पता होना चाहिए किसी भी मॉलिक्यूल, दुनिया के जितने भी मॉलिक्यूल ऑफ ले लेते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के बगैर तो केमिस्ट्री नामुमकिन है ना, नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनों के बगैर कुछ भी नहीं होता है। हमारा बॉडी भी सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, लेकिन किसी बायो वाले के सामने तुमने ये कहा कि हमारे बॉडी सारे इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है ना, तो तुम्हें थप्पड़ ज़रूर मारेगा कि ये क्या कहते हो ना, ये तुम क्या बकवास करते हो, ठीक है। वैसे ऐसा ही है, ठीक है। तो हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल आप ले लेते हैं, किसी जो भी मॉलिक्यूल आप लेना चाहते हो वो तो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन, जिन इलेक्ट्रॉनों से ये मिलके बना है, ये जो 200 से लेकर 800 तक वाला ये जो वेवलेंथ वाली रेडिएशन उन मॉलिक्यूल पर पड़ते हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक्साइट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन गेट एनर्जी एंड गेट एक्साइटेड। कैसे होता है बताने वाला हो, ठीक है जी। तो यूवी टेल अस अबाउट, तो जब हम यूवी करते हैं ना तो हमें 3 ये चीजें मिलने वाली है। अनसेचुरेशन, क्या अनसेचुरेशन मौजूद है कि नहीं है मौजूद?
चलो सबसे पहले ये वाला पढ़ाऊंगा तो आपको इन चीज़ों का फिर पता चलेगा। फिर बताएगा कंजुगेशन, फिर डिलोकलाइजेशन, कलर का बताते हैं, और ये बैड नंबर ला तो मैंने पढ़ाया भी था, थोड़ा सा अगेन से पढ़ा देता हूं। देखो ये हमारे पास एक मैटर है, समझने की कोशिश करो। ये चीज़ें सारी के सारी पढ़ाने वाला हो, आपने थोड़ा सा तवज्जो देना है, आपने कंसंट्रेशन को इधर उधर नहीं करना है, मुसलसल आपने मेरे साथ आना है। प्रॉमिस कर देता हो, प्रॉमिस करता हो, आपको समझ आएगा, लेकिन आपने तवज्जो नहीं हटाना है, ठीक है। ये हमारे पास है, कोई मैटर है, यहां से मैं कहता हूं ये पिछले दिन में मैंने बनाया था, आज फिर से बना रहा हो, ठीक है। ये सूरज से ये शुआएं जो अल्ट्रावायलेट रीजन वाले हैं, ये इस मैटर पर पड़ता है। तो ये बैड लॉ के मुताबिक, बैड लैम्बर्ट लॉ, दिस इज आल्सो बैड लॉ, लैम्बर्ट लॉ, बैड लैम्बर्ट लॉ, बैड लैम्बर्ट लॉ, बैड लैम्बर्ट लॉ। बैड लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है? अब ये जो शुआएं आ रहे हैं यूवी विजिबल रीजन वाले, जब इस चीज, ये जो सब्सटेंस है, ये जो इसको एब्जॉर्ब करता है, ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस लॉ के मुताबिक ए इज इक्वल टू ई, ये एप्सिलॉन जो आपको नजर आता है, ये इसको क्या कहता है? ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, ठीक है। चलो कहता है कि ए इज, ये मैंने पिछले दिन पढ़ाया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को आपने कितना कंसंट्रेटेड बनाया है? 1 मोलर है, 2 मोलर है, 3 मोलर है, 0 पॉइंट समथिंग मोलर है, कितना है? सॉल्यूट के मोल इसमें कितने हैं? ये सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये कंसंट्रेशन होता है। और एब्जॉर्प्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा ना, उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, रेडिएशन उतनी ही ज्यादा ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब करेंगे। अगर ये सैंपल मैंने लिया, इसको मैंने मोर कंसंट्रेटेड बनाया, तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। अच्छा, और एब्जॉर्प्शन आल्सो डायरेक्ट पाथलेन, इस चीज के पाथलेन पर डिपेंड करता है कि आपने जिस स्लेट में, जिस सेल में आपने सोल्यूशन लिया, जहां से आपका, अगर आपको याद है ना, जो मैंने बनाया था कि जो सैंपल, जो जहाँ पर एक को हमने एक स्लेट में हमने सैंपल रखा था और दूसरे स्लेट हमने खाली रखा था, तो ये कितना आपने बनाया? जब इसका लेंथ ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, और अगर थोड़ा सा है तो जाहिर बात है, थोड़ा छोटा सा साइज है किसी सैंपल सोल्यूशन का, तो एब्जॉर्प्शन कम होगी, और जब ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। अच्छा जनाब, तो अभी इन दोनों को मैंने जब कंबाइन कर देता हूँ तो ये बनता है, अभी A इज इक्वल टू ECl। ये जो आपको एप्सिलॉन नज़र आता है, ये जो मैंने बनाया है, प्लीज़ इस चीज़ के लिए मैंने थोड़ा सा काम किया है। ये कहता है ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, ये मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है, ठीक है। आपके NMDCAT, आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए 2 बातें इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के साथ रिलेट है। आपने कभी इससे ये आपने लर्न करना है, पेपर में नहीं कहता कि इसका पूछा जाएगा, इसका नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो कम्पिटिटिव तुम्हारी एग्जामिनेशन है, जो NMDCAT है, जो ईटा था पिछले KP वाले का, पंजाब वाले को कोई और था, सिंध वाले को कुछ और, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो है। आज अभी तो सबका एक ही है, NMDCAT है, ठीक है। तो ये हमेशा डिफेंड कर, नेचर ऑब्सोल्यूट पर डिफेंड करेगा। एक पॉइंट, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट ऑलवेज डिपेंड ऑन नंबर फर्स्ट, नेचर एब्सोल्यूट एंड वेवलेंथ। कौन सा वेवलेंथ? एप्लाइड वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है, कितना है, ज्यादा है, कम है, इस चीज पर भी डिपेंड करेगा। ये चीज आपने
ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये हमेशा डिपेंड करता है नेचर एब्सोल्यूट पर एंड वेवलेंथ, एफ्लाइट वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ये मैंने दिखाने की कोशिश की है। ओके जी, तो ये था हमारे बेयर-लैम्बर्ट लॉ, जो इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं कर देता हूँ। जनाब, जब आप यूवी अप्लाई करते हैं सैंपल पर, पहले ही लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक आप पढ़ चुके हैं, लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक आप पढ़ चुके हैं, जब आपका रेडिएशन आता है, रेडिएशन सोर्स से निकलता है और सॉल्यूशन पर पड़ता है, तो इसका कंसंट्रेशन भी तुम्हें मालूम होगा, सैंपल का कंसंट्रेशन भी तुम्हें मालूम होगा। आपने नॉन बनाया है, लैम्बर्ट लॉ के मुताबिक ये नॉन होना चाहिए, कंसंट्रेशन नॉन होना चाहिए, और पाथ लेंथ भी तुम्हें मालूम है कि इतना है, तब जाके आपको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? अब ये जब इस चीज पर पड़ता है तो तुम्हें कितने किस्म का एक्साइटेशन मिलने वाला है। सबसे पहले आपको मिलने वाला है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, जनाब पॉइंट टू बी नोटेड, यहां से आपके समझने वाले पॉइंट्स जो है ये है, पॉइंट टू बी नोटेड, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। आपके पास कोई सेचुरेटेड कंपाउंड है, कोई सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेट फॉर एग्जांपल वो ये है। अच्छा, इसमें जो सारे बॉन्ड्स है ये सिग्मा बॉन्ड्स है, इसमें सारे बॉन्ड सिग्मा है। जाहिर बात है सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए और सबको पता भी है। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तुम्हें याद है, तुम्हें वीबीटी भी याद है, तो वह आपने पढ़ा था जो बॉन्ड सिंगल होता है वो सिग्मा होता है, जो बॉन्ड सिंगल होता है वो सिग्मा होता है। ठीक है, आसान सी है ना, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो यहां पर ट्रांजिशन होता है, क्या होता है, कौन सा होता है, यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जिन इलेक्ट्रॉन ने अभी सिग्मा बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगा। इससे और ज्यादा तो कुछ है नहीं, अवेलेबल नहीं है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, या यहां से अगर होता है तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अच्छा जनाब, एक बात जहन में रखो, ये हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन वाला अगर ये आपको नज़र आता है तो ये हमेशा एब्जॉर्प्शन इसका होगा 135 नैनोमीटर पर, और ये कार्बन हाइड्रोजन जो होता है ये करता है 125 नैनोमीटर वाले वेव्स, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर देते हैं। 125 नैनोमीटर वाली, ये 135 नैनोमीटर वाली। आप सोचेंगे, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, वैसे ये तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, फिर कार्बन कार्बन के 135 है और कार्बन हाइड्रोजन का 125, इसका क्या मतलब है? अब वेवलेंथ, ये वेवलेंथ थोड़ा सा ज्यादा है और ये थोड़ा सा कम है। जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब? फ्रीक्वेंसी अभी कम पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ये नहीं चाहेगा, तो फ्रीक्वेंसी जब कम है तो एनर्जी भी कम है, तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, क्योंकि ये नॉन पोलर बॉन्ड है और ये पोलर बॉन्ड है। दैट इज व्हाई इसका वेवलेंथ तो कम है लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका एनर्जी ज्यादा है, ये ज्यादा एनर्जी चाहेगा ताकि इसका एक्साइटेशन हो जाए। 125 नैनोमीटर पर, इस 125 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली रेडिएशन दरकार होंगे यहां से सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए, लेकिन यहां पर कितना दरकार होता है? यहां पर होता है 135 नैनोमीटर वाली। यहां पर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, जब फ्रीक्वेंसी कम है तो एनर्जी कम है, इसका मतलब ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है। समझ में आया होगा ना? समझ में तो आया होगा भी। तो तुम्हारा सबसे पहला ट्रांजिशन कौन सा पॉसिबल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने तुम्हें सिखाई है।
प्लीज ये आपने कभी मिस नहीं करना है। आपने अगर विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को याद करना है तो आपने इन चीज़ों को मिस नहीं करना है, वरना तुम्हें पता नहीं चलेगा, फिर आगे जाके कोई मसला तुम समझ नहीं पाओगे। ठीक है जनाब। तो द फर्स्ट वन इज सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। आपको पता चला जो भी तुम्हें अनसेचुरेटेड कंपाउंड मिला, अब बस आप समझे कि यहाँ पर हमारे पास होने वाला है क्या, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होने वाला है और ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ओके जनाब। द नेक्स्ट वन इज, अब दिखाता हूं जनाब, मैंने क्या कहा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार सारे बना के फिर वहां पर मैं कर देता हूं। अच्छा जनाब, ये देखो हमारा नेक्स्ट वन जो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जनाब ये देखो, ये अगर मैं तुम्हें बताऊं, प्लीज ये अगेन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा नीचे मैं बना देता हूं, ठीक है, ताकि वहाँ से इसका सिग्मा टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब अगर तुम्हारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें अनसेचुरेशन है, लेट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, ये मैंने कर लिया। यहां पर दो किस्म के ट्रांजिशंस पॉसिबल है, अगर आपको नजर आता है। वैसे मैं बताने वाला कुछ और हो, लेकिन दो किस्म के ट्रांजिशन पॉसिबल है। ये तो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये जो है इसमें एक पाई बॉन्ड है। अब अगर ट्रांजिशन हो जाता है, लेट फॉर एग्जांपल यहाँ तो कार्बन, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये तो आप लोगों को पता है कि 125 पर करता है, 125 पर करता है। लेकिन ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हमेशा करता है, लैम्डा मैक्सिमम इसके लिए होता है, इसका होता है 171 नैनोमीटर का। मिस नहीं करना है, मेरे साथ आना है। क्या करना है अभी, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। जब कभी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, जब कभी आपको मिलेगा डबल बॉन्ड यानी अनसेचुरेशन, तो वहां पर तुम्हें मिलने वाला है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। बताने वाला हो जनाब देखो क्या देखो, ये वाला देखो, ये मार्कर में जब मैं रखूंगा, सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटमेंट में की बात करो तो ये सिग्मा है और ये सिग्मा स्टार है। जनाब यहां से इलेक्ट्रॉनों का एक्साइटमेंट के लिए कितना एनर्जी दरकार होती है, बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत बड़ा गैप है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए जो सेचुरेटेड कंपाउंड होंगे वो बहुत बड़ा फ्रीक्वेंसी दरकार होगी, बहुत बड़ी एनर्जी की जरूरत होती है, ताकि इलेक्ट्रॉन को सिग्मा से सिग्मा स्टार तक ट्रांजिशन के लिए बहुत बड़ा एनर्जी का गैप दरकार होती है। तो जाहिर बात है, जब एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम पड़ेगा। 125 और 135 बहुत कम वेवलेंथ है ना। अब 171 तक बात पहुंच गई, क्योंकि अभी क्या है, पाई टू पाई स्टार का इतना गैप नहीं है, बहुत कम गैप है। देखो जी, तुम्हारे एमसीक्यूज का मैं बताने वाला हूं, गैप कितना है, थोड़ा सा बहुत कम गैप है, क्योंकि आप लोगों को पता है, बिल्कुल आप लोगों को पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है। तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए इतना एनर्जी दरकार नहीं, वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत आहिस्ता। थोड़ा सा आपने एनर्जी दिया, ये जो आपने बॉन्ड बनाया था ना, एक सिग्मा था और दूसरा पाई बॉन्ड था, तो पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड था। अगर आपको याद है, जो मैं दो स्टूडेंट्स जब मैं खड़ा कर देता हूँ, एक से डायरेक्टली ऐसा हाथ मिलाता हूँ तो मैं कहता हूँ ये सिग्मा बॉन्ड है, और जो नेक्स्ट होता है वो इस तरह साइड वायु ओवरलैपिंग कर देता है, तो कमजोर मैं बना देता हूँ, मैं शो कर देता हूँ लोगों से, उस बॉन्ड को तोड़वा देता हूँ, उन हाथों को मैं तोड़वा देता हूँ। देखो आप कैसे कितने आसानी के साथ इसको तोड़ सकते हैं। तो ये है, तो चूंकि ये जो पाई बॉन्ड होता है ये कमजोर होता है, तो अब मैक्सिमम ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम पड़ेगी ना, एनर्जी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ नंबर कम होगी, लेकिन वेवलेंथ ज्यादा होगा। जी यहां से अब देखिए,
एनर्जी का गैप कितना छोटा गैप है, बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन कर देता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। चलो 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 नेक्स्ट वन कर देते हैं जनाब। इस पॉइंट को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करने वाला हो, इस पॉइंट को जरा देखो। अभी नेक्स्ट वन हमारे पास है, मैं कहता हूं अब है सिग्मा N2 सिग्मा स्टार। जनाब आप सोचेंगे ये N क्या है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। जनाब एक था सिग्मा टू सिग्मा वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन था, सिग्मा टू सिग्मा स्टार अनसैचुरेटेड कंपाउंड में था। समझने की कोशिश करो। अब क्या है, अब हमारे पास है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें मौजूद था। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास है N2 सिग्मा स्टार। इसका क्या मतलब है, इसमें यह होता है कि तुम्हारी कोई ऐसा एटम हेटेरो एटम, कोई ऐसा हेटेरो एटम मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है जिन्होंने बॉन्ड में, जिनके इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर मैं ये ले लो, ये जो हमारे पास है ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, बिल्कुल है। और इसके इस ऑक्सीजन के दो, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नॉन बॉन्डेड होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब वो देखो यहां पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ओके, सिग्मा टू सिग्मा सा सिग्मा 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 सॉरी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो रहे हैं। अगर एमसीक्यूज में आ जाए ना, ईटा के या किसी और के एमसीक्यूज में आपसे पूछे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने करना क्या है, आपने कुछ इस तरह करना है। देखो इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है, N2 पाई स्टार है, पाई टू पाई स्टार कोई है नहीं, क्यों, उनकी कोई पाई बॉन्ड है इसमें नहीं है। ठीक है, अब N2 पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है। देखो ये जो हमारे पास है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जो मैंने कहा था ना नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जहां पर हेटेरो एटम और जिसके साथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो जनाब अब क्या है, अब ये जो N2 क्या, अब देखो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, तो यहां से ये ट्रांजिशन, ये भी देखो ये दोनों तकरीबन एक जितना है, पाई टू सिग्मा स्टार, N2 पाई सिग्मा स्टार, N2 सिग्मा स्टार, और ये इन दोनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ तकरीबन एक जितना है। ये जो बॉन्ड है ना, ये और यहां पर ये बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन ट्रांजिशन तो होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो होगा। ये जो ट्रांजिशन है ये दोनों का एनर्जी तकरीबन एक जितना है, तकरीबन दोनों के केमिकल रिएक्टिविटीज भी तकरीबन एक जैसे ही होंगे। बहुत कुछ आप कंक्लूड कर सकते हैं। देखो इस डायग्राम को जहन में रखो तो आप बहुत कुछ कंक्लूड करने वाले हैं। नेक्स्ट वन देखो जनाब, हमारे पास है N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर तुम्हारे पास ये है तो अभी क्या होना है, अब ये अगर मैं ये तुम्हें ये कहो कि ये हमारे पास, अगर मैं ये कहो कि ये हमारे पास क्या है, ये है कीटोन है या एल्डिहाइड है। अब देखो इसमें कौन सा है, इसमें ये दो अगेंस्ट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और अब क्या है पाई बॉन्ड भी मौजूद है। तो मैं अब कहता हूं N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, यहां से यहां N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, वही बहुत छोटा, बहुत कम एनर्जी दरकार होगी इसके ट्रांजिशन के लिए। इसलिए मुझे उर्दू का नहीं पता, जिसकी लाड़ी उसके बहन्स, एंड उबजी पर कमजोरी और अखवर्जी। जब भी आपको एल्डिहाइड एक्सेट्रा कोई ऐसा कोई मॉलिक्यूल मिलता है आपको, तो यहां पर सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा सारे सिग्मा टू सिग्मा स्टार, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। अगर आपको याद है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अक्सर आप अगर इसका रिएक्टिविटीज करते हैं तो फौरन आप इसको तोड़ देते हैं, इसको निगेटिव बना दे, इसको पॉजिटिव, क्योंकि बहुत कमजोर बाणे बहुत बड़ी आसानी के साथ, इसका थोड़ा सा एनर्जी इसके तोड़ने के लिए दरकार होती है। समझ में आया होगा, आप समझ आया कितना एनर्जी का गैप सबसे कम अगर है तो N2 पाई स्टार का है। जनाब मुश्किल नहीं है,
अगर ये ट्रांजिशन होता है तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए दरकार होती है, ठीक है। इसके लिए कौन सा है, इसमें जब अनसैचुरेशन है, ये कौन सा ट्रांजिशन है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टू सिग्मा, जिसमें ऐसा हेटेरो एटम हो जो सिंगली बॉन्डेड हो, लेकिन हेटेरो एटम ऐसा हो जिसके साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद। और ये जो ट्रांजिशन होता है इसमें हेटेरो एटम होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और पाई बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे कि ये है। ओके जी, समझ में आया? कोई मसला तो नहीं होना चाहिए जनाब। नेक्स्ट वन की तरफ थोड़ा सा चलते हैं, इसको अभी मैं मिटा देता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब मैं कहता हूँ एक और चीज़, ये थोड़ा सा पढ़े, ये कौन सा ट्रांजिशन है आपको पता होना चाहिए। सिग्मा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो है 171 लैम्डा मैक्सिमम, इसके लिए लैम्डा मैक्स जो है लैम्डा मैक्स 171 है। और अगर मैं इसको यू बनाऊं, लेट फॉर एग्जांपल मैंने इसको यू बनाया, तो अब 2 डबल बॉन्ड है तो 171 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा मैक्सिमम इस केस में है, मैंने बनाया भी है, सॉरी 342 है। अब देखो जनाब, मैंने जो कहा था ना तुम्हें अनसैचुरेशन का पता चलेगा। यूवी स्पेक्ट्रम किसी का सैंपल का आप कर लेंगे, अभी आपको 171 मिला तो 71 पर मिला तो आप सोचे कि अनसैचुरेशन मौजूद है। लेकिन अगर एक एग्जॉर्शन 171 से नीचे कर देता है, 125 पर करता है, कहा है वो 125 पर करता है, सॉरी मैंने मिटा दिया था सारे, अगर आपको याद है तो मैंने किया था ना, ये जो है ना 135 पर करेगा और 100 ये कार्बन हाइड्रोजन 125 पर, तो जनाब 171 पर कहां से करेगा? जब 171 पर होता है तो समझे कि अनसैचुरेशन मौजूद है। ओके जी, ओके, मैंने अनसैचुरेशन तो डबल बॉन्ड मौजूद है, हाइड्रोकार्बन में अभी डबल बॉन्ड मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ कुछ गेन कर रहे हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को अप्लाई करके। जी जनाब, ओके नेक्स्ट वन। अब अगर 342 पर करता है तो ट्रिपल बॉन्ड है, और इससे ज़्यादा है तो सॉरी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, 2 डबल बॉन्ड है। और अगर इससे भी ज़्यादा 171 और ऐड कर दो तो कितना करेगा जनाब? जाहिर बात है इससे 3 टाइम ज़्यादा करेगा इससे, ठीक है। लेकिन अब एक और केस आपका बताने वाला हूँ, आप इसको देखो ज़रा, थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़े। अगर हमारे पास ये है एक कंपाउंड है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें कंजुगेशन होता है, तो ये करता है इसका एब्जॉर्प्शन, इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम जो होता है, लैम्डा मैक्स पता है कितना होता है? 217। अच्छा, बांड तो 2 है, 342 होना चाहिए, ये कम क्यों पड़ रहा है? इसलिए कि इसमें डीलोकलाइजेशन हो जाता है, इसमें कंजुगेशन, ये दोनों सेम टॉपिक्स है। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है कि उनके, आप लोगों को पता है कि अब ये जो बॉन्ड है, ये दो जो ये बॉन्ड पॉसिबली है, ये पाई बॉन्ड यहां पर भी मौजूद है, ठीक है। अब पता नहीं चलता है, जब पता नहीं चलता है तो इसका मतलब यह है ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जब बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो वेवलेंथ कम पड़ेगा, जब वेवलेंथ कम पड़ता है तो एनर्जी ज़्यादा है, तो मोर स्टेबल है। जब इसका एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ज़्यादा एनर्जी चाहेगा ना, ठीक है, स्टेबल है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये मोर स्टेबिलिटी आपको शो कर देता है। अब सिंगल बॉन्ड के लिए 171 है, डबल के लिए इतना है। अब 217 पर कोई करता है तो बंदे सोचता है कि भाई ये नहीं ये तो सिंगल डबल बॉन्ड वाली की बात है और न 2 डबल बॉन्ड वाली की बात है, ये तो कोई और है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर डीलोकलाइजेशन या कंजुगेशन मौजूद है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट, आप कुछ गेन कर रहे हैं। और इसके अलावा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप कलर भी मालूम कर सकते हैं। देखो मैं बताने वाला हूं क्योंकि अब ट्रांजिशन एलिमेंट का पता होता है, प्लीज़ इसको तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वहाँ पर डी ट्रांजिशन होता है, वहाँ पर कलर और वो एब्जॉर्प्शन करता है, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है विजिबल रीजन में, इसलिए आपको कलर मिलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी पढ़े, थोड़ा सा ये चीज़ भी पढ़े जनाब। देखो हमारे पास मैंने ये बनाया है वेब जी और में, अगर आपको याद है वेब जी और वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड,
अगर कोई मैंने कलर एब्जॉर्ब सन से, लेट फॉर एग्जांपल ये सन से ये आ रहे हैं, इसमें कितने होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है। ये लेट फॉर एग्जांपल ये पता नहीं इसका 435 यहाँ तक कोई इसका वेवलेंथ होता है, तो कोई बात नहीं। विजिबल किसी ने वायलेट को एब्जॉर्ब किया, कोई सब्सटेंस है जिन्होंने वायलेट को एब्जॉर्ब किया, तो रिफ्लेक्ट कौन करेगा, बाकी कलर वाले रिफ्लेक्ट करेगा। जो 6 कलर है ना, जो 6 है ना, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वो रिफ्लेक्ट कर देगा। इसका कॉम्बिनेशन बनेगा येलो ग्रीन। तो आपको कौन सा कलर मिलने वाला, येलो ग्रीन। जब आपको कोई चीज नजर आता है तो समझे कि उन्हें वायलेट को एब्जॉर्ब किया है। तो वायलेट का कंप्लीमेंट्री कलर येलो ग्रीन है, कंप्लीमेंट्री कलर ब्लू। अगर कोई ब्लू एब्जॉर्ब कर देता है, ये जो आपको नजर आता है, ये अगर एब्जॉर्ब कर देता है तो बाकी सबको रिफ्लेक्ट करता है, कर देगा। तो आपको मिलने वाले येलो, येलो कलर आपको मिला, बस समझे कि उन्होंने ब्लू को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, बहुत सारे है, आपने थोड़ा सा रटा भी लगाना है, थोड़ा सा रटा भी लगाना है। ब्लू ग्रीन किसी ने एब्जॉर्ब किया, अभी ब्लू और ग्रीन ये दोनों को एब्जॉर्ब किया, तो आपको मिलने वाला रेड। रेड जब आपको मिलने वाला है तो समझे कि उन्होंने इस सब्सटेंस ने ये जो आपको नजर आता है ना, यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है किस किस्म का, ब्लू ग्रीन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वहां से ब्लू ग्रीन आ रहे हैं, जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो में कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं रेड। ओके जी, दैट्स बहुत सारी है, आपने याद करने, चार्ट पढ़ना है, समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो समझने की कोशिश करो, दोबारा से पढ़ो, दोबारा से रीड करो, वॉच करो। जितना ज़्यादा वॉच करोगे आप उतने ही ज़्यादा समझोगे। जनाब, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब भी करो और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच भी करो, ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए एक और लेक्चर मैं करूँगा, थोड़ा सा मैं विजिबल, ये जो FSC लेवल है आप लोगों को कवर है, बस और ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मैं एडवांस में जाना चाहता हूँ। थोड़ा सा एक चीज़ में रह गया हूँ, मैं छोड़ चुका हूँ, वो मैं करूँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।